तो हेलो गाइज, वेलकम टू एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पर। गाइज, हमारी एनसीईआरटी रिव्यू की एक श्रृंखला है जिसमें हम इतिहास और भूगोल विषय के सभी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज तरीके से हम रिव्यू कर चुके हैं। वहीं पर कक्षा 6, 7, 8 और 9 तक की एनसीईआरटी का कंप्लीट रिव्यू हम चैप्टर वाइज तरीके से कर चुके हैं। वो सारे वीडियोज क्लास वाइज क्लासिफाइड करके उनको प्लेलिस्ट बना करके हमने चैनल में रखा हुआ है, जहां से जाकर के आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। गाइज, आज हम चैप्टर 3 जिसका टाइटल है जल संसाधन, इसका रिव्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने वन और वन्य जीवों से जुड़े हुए जो संसाधन थे उनका रिव्यू किया हुआ था। गाइज, चलिए जल संसाधन के चैप्टर को हम देखना स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, इसका धरातल का जो 3/4 हिस्सा है ये जल से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम प्रयोग में लाने वाले अलवणीय जल की बात करेंगे तो इसका अनुपात बहुत ही कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह यानी कि जो सतह पर बहने वाला जल है, इसके अतिरिक्त जो भौम जल है यानी कि भूमि से जो प्राप्त होने वाला जल है, इन स्रोतों से हमें ये प्राप्त होता है। इनका लगातार नवीकरण होता रहता है, पुनर्भरण होता रहता है जलीय चक्र के द्वारा। सारा जल जो होता है ये जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। गाइज, इससे एक चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में भी आता है। क्यों? क्योंकि अब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत भी बना रहे हैं, तो ये एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत भी बन गया है और ये एक नवीकरणीय संसाधन है। जल चक्र के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि कैसे जल जो होता है वो गर्मियों में वाष्प बन करके उड़ता है, फिर संघनन के माध्यम से बादल बनते हैं और फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट बनने के बाद में फिर क्या होता है कि बारिश होती है और वो जल फिर से वापस धरती पर आता है। ये पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है ये जल चक्र कहलाती है। गाइज, एक भविष्यवाणी है जिसमें ये कहा गया है, भविष्यवाणी क्या है, जो हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए या हमारे जो क्लाइमेट से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है, उनका एक अनुमान है कि 2025 तक करीब करीब जो 20 करोड़ लोग होंगे वो जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी कि जल की उनको बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। कई हम देखते हैं इतना ज़्यादा जल है और जहाँ पर जल संसाधन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल उपलब्ध है, फिर भी जो इस टाइप की चीज़ें सुनना कि बोतलों में पानी बन करके बिकेगा, वो तो अभी भी हमें दिख रहा है कि अभी से ही हम देख रहे हैं कि बोतल बंद पानी की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई है। आने वाले वक्त में हमारे लिए गल्फ कंट्री के समान ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हमारे आसपास चारों तरफ जल होगा, लेकिन पीने के लिए हमें पानी खरीदना पड़ेगा। तो पानी में खड़े होकर के हम पानी खरीदेंगे, जो एक उक्ति है उस पर अगर हम गौर करें तो वो चीज़ हमें समझ में आती है। अब इससे रिलेवेंसी क्या है, आइए मैं आपको एक एक चीज़ें करके बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो क्या नेसेसरीज है, जो आवश्यकताएं हैं जल के संरक्षण की, प्रबंधन की, और जल की दुर्लभता क्या है, यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी मेंस में या स्टेट पीएससी मेंस में पूछा जाएगा। गाइज, जो जल के विशाल भंडार हैं और इनके जो नवीकरणीय योग्य गुण हैं, इनके होते हुए भी हमें ये सोचना बहुत मुश्किल है कि हमें जल की कभी दुर्लभता का सामना, जो है दुर्लभता है, इसका सामना करना भी पड़ सकता है। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या हम सोचे कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां पर जल की दुर्लभता है ये हो। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता जो है वो अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, इसके परिणाम स्वरूप बढ़ती जल मांग के आसपास उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर एक पिक्चर देखिए आप। इस पिक्चर में है कि एक बच्चा है जो भरे हुए पानी में बारिश के बाढ़ में खड़ा हुआ है और एक छोटी सी टोंटी से पानी भरने की कोशिश कर रहा है। यह दर्शाता है कि सिर्फ जल होना ही काफी नहीं है, वो किस प्रकार का जल है और कितना उपभोग में लाने लायक जल है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इनके वितरण का परिणाम हो सकता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। गाइस, जैसे जनसंख्या ज्यादा होगी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि पीने में जल ज्यादा लगेगा, ज्यादा जनसंख्या के लिए हमें ज्यादा अनाज की आवश्यकता होगी और ज्यादा अनाज उत्पन्न करने के लिए हमें ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसे में हमारी जल की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जन संसाधनों का जो होगा अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। तो सिंचित कृषि में जल का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो होता है। शुष्क तकनीक, कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो अब बहुत जरूरी हो गया है कि जो परंपरागत तरीके हैं उनको हम छोड़ें और इन पॉइंट्स को आपको हमेशा दिमाग में रखना है और यही पॉइंट्स आपको हमेशा लिखने हैं जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो कि जल संसाधनों के पुनर्भरण के संबंध में या फिर जल संसाधनों के संरक्षण के संबंध में हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि जल का जो सर्वाधिक उपयोग है वो सिंचित क्षेत्र में होता है, कृषि की सिंचाई में
जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। गाइस एक कंपैरिजन है यहाँ पर कि इजराइल में जहाँ पर केवल 25 सेंटीमीटर की एवरेज जो रेन है वो होती है, जबकि भारत जैसा देश है जहाँ पर 114 सेंटीमीटर की एवरेज वर्षा है, लेकिन फिर भी भारत के किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके जो स्वरूप है, इसके समुचित प्रबंधन न होने के कारण जो वर्षा का जल होता है, यह नदी नालों में तेजी से बह करके समुद्र में चला जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि वर्षा जो होती है लगभग 9 महीने के लिए देश फिर पानी की कमी से जूझता रहता है। यही मूल कारण है जलीय अभाव के, जिससे हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो गाइस 25 सेंटीमीटर वाला इजराइल है जहाँ पर जल का कोई अभाव नहीं है। एक हमारा 114 सेंटीमीटर वर्षा वाला देश है जहाँ पर हम जल की नितांत कमी झेलते हैं 9 महीनों तक। इसके बाद में देखें अगर हम, तो वर्तमान समय में कुल मिलाकर के भारत में जो विद्युत है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो करीब 22% हिस्सा है वो जल विद्युत से मिलता है, यानी कि गैर परंपरागत सोर्स से हम करीब 22% हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो शहरों की बढ़ती संख्या है, जनसंख्या है, शहरी की जीवन शैली है, इनके कारण से जल और ऊर्जा की आवश्यकताओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनसे शहर की जो समस्या है ये भी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। यदि अगर हम शहरी आवास समिति कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि इनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और इनकी कमी भी होती जा रही है। अब अगर आपको ध्यान होगा, तो अगर आप ध्यान देते होंगे तो शहरों में हमें बोरवेल के लिए काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है साफ पानी पाने के लिए, स्वच्छ पानी पाने के लिए। इसके अलावा भारत की जो नदियां हैं, विशेषकर जो छोटी नदियां हैं, वो जहरीली धाराओं में बदल गई हैं, और बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, इनमें से भी कोई नदी अब शुद्ध नहीं रह गई है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, और ये संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में आ गया है। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 में ये बात कही गई है। हमने अनुभव किया है कि समय की ये बड़ी मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न की सुरक्षा पर ध्यान दें, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, और अपने प्राकृतिक जो पारितंत्र हैं इनको निम्नीकृत यानी कि जो डिग्रेडेशन है इसे होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके मायने ये है कि अब वो सही वक्त है जब हम जल संसाधनों का संरक्षण करना, प्रबंधन करना, अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपनी आजीविका के संबंध में या फिर जो हमारी उत्पादन संबंधी क्रिया है, इनकी एक जो स्टेबिलिटी है, एक जो निरंतरता है, उसको सुनिश्चित करना, प्राकृतिक पारितंत्रों का जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण को रोकना, जल संसाधनों का जो बहुत ज़्यादा शोषण है इसे कम करना, इनका जो कुप्रबंधन है इसे सुप्रबंधन में बदलना, पारिस्थितिकी संकट की जो समस्याएं पैदा होने वाली हैं उनको रोकने का प्रयास करना, उनमें स्थिरता लाने का प्रयास करना, जिनका हमारे जीवन पर गहरा संकट हो सकता है, इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करने का ये एकदम सही वक्त है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक बड़ा कदम रहा हमारे जीवन में कि हम जल संरक्षण और प्रबंधन को कैसे लागू करें। इस संबंध में पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, झीलों, तटबंध, नहरों जैसी उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई है। गाइस ऐसा नहीं है कि आज से हमारा प्राचीन जो इतिहास, गौरवशाली जो हमारा इतिहास रहा है, वहां पर भी हमने जल संसाधन संबंधी काफी सारी ऐसी तकनीक्स हैं जिनको यूज किया हुआ है। बात करेंगे अगर हम, तो इनमें से कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने एक ऐसी परिपाटी विकसित की है भारत के अंदर जिनमें अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। प्राचीन भारत में अगर आप बात करेंगे तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी का बाढ़ जो है जल संरक्षण करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा कलिंग जो उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में सिंचाई, यहाँ पर भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के हमें बहुत सारे सबूत मिले हुए हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास, एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनवाया था। डाइंग विजडम CSE 1997 की रिपोर्ट में ये चीजें छपी हुई हैं। तो गाइज हमारा जो इतिहास रहा है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करिए,
कलिंग जो उड़ीसा में, उसकी हम बात कर लें, नागार्जुन कोंडा की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, बेन्नूर की बात करें, यहाँ पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के बहुत सारे सबूत हमारे पास में मिले हुए हैं। इसके अलावा भारत में अगर आप बात करेंगे प्राचीन समय में, तो जो भोपाल है 11वीं शताब्दी में, वहाँ पर जो भोपाल झील थी वो अपने समय की एक बड़ी झीलों में से आती थी। इल्तुतमिश के समय में भी अगर हम देखेंगे, जब गुलाम वंश की अगर बात आएगी, तो वहाँ पर भी सीरी फोर्ट के पास में एक बड़ा हौज बनवाया था इल्तुतमिश ने। इस प्रकार से हमने जो संसाधन है इनके संरक्षण के संबंध में काफी कार्य पहले से भी किया हुआ है। यद्यपि कि आधुनिक भारत के तंत्र में कुछ चीजें जो हुई वो थोड़ा सा लेट से आ रही हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जब गर्व से उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा हुआ है, और उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो नेहरू का जो एक पर्सपेक्टिव था सतत विकास के संबंध में, वहां पर उन्होंने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनके महत्व को हमेशा स्वीकारा और समझा भी। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का महत्व आज भी कितना ज्यादा है हम देख रहे हैं, यद्यपि कि इनके 2-3 निगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब अगर हम बात करेंगे, तो जैसे सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये एक भारत की बड़ी जल संसाधन परियोजना है, सरदार सरोवर बांध। इसमें 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है, MMJR, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 4 स्टेट्स हैं। इसमें सरदार सरोवर परियोजना में कुल मिलाकर के गुजरात, राजस्थान के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन था जिससे मेघा पाटेकर जुड़ी हुई हैं। इसके बाद में भारत की मुख्य नदियां और बांधों का एक बड़ा प्यारा सा मैप यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे चेनाब नदी पर एक सलाल प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है। बांकड़ा नंगल बांध हम देखते हैं सतलज नदी पर। टिहरी परियोजना है जो भागीरथी नदी पर बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर 2 बांध ये हमारे बने हुए हैं। चंबल नदी पर एक बांध इसमें और भी है, जवाहर सागर। इसके अलावा सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा गोदावरी नदी पर प्रवारा बांध एक बना हुआ है, सहायक नदी पर तिलैया है। रिहंद बांध योजना है जो सोन की सहायक नदी है वहां पर बना हुआ है। पंचेत बांध है, मैथान बांध है दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध है इसकी जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। मेट्टूर बांध है जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी पर पेरियार बांध बनाया गया है। इस प्रकार से भारत में काफी सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में इसके अलावा जो जल संरक्षण संबंधी तमाम सारी चीजें, जैसे कुल जो पश्चिमी हिमालय में वाहिकाएं हैं, नदी की धारा का रास्ता बदल करके खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जो जल है वो एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का एक आम तरीका माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में जो वर्षा का जल होता है वो एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल की खेती के लिए उपयोग किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। तो गाइज ये कुछ स्थानीय तकनीक्स हैं जल को संग्रहण करने की, जल को संग्रहित करने की, जो काम कर रही हैं, और इनसे भी हम काफ़ी सबक ले सकते हैं बाकी जगहों पर। जैसे हम देखते भी हैं कि तमिलनाडु में कुछ तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा प्रोविजन किया हुआ है कि आपको जल संग्रहण जो है वो आवश्यक हो गया, अपनी छत से आपको जल संग्रहण करना पड़ेगा। इसके अलावा मेघालय की नदियों और झरनों में बांस द्वारा जो है, जिसको आजकल हम वर्तमान में देखते हैं स्प्रिंकलर और ड्रिप जिसको हम बोलते हैं, ये मेघालय में सदियों पुराने 200 साल पुराने से पहले भी इस प्रकार की जो है वो सिंचाई की जा रही थी। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई जो है पानी बांस से आ जाता है और इसमें सैकड़ों मीटर दूरी तक इसको ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर पानी को छोड़ दिया जाता है। तो जल संरक्षण की तकनीकी मेघालय में बहुत पहले से देखिए, जो आज वर्तमान में कर देखिए, तमिलनाडु राज्य का एक ऐसा ढांचा है जहां पर हर घर में छत में वर्षा जल संग्रहण को आवश्यक बनाया गया है और इस संदर्भ में क्या किया जाता है, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है अगर वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो गाइस ये था हमारा जल संसाधन का चैप्टर, जिसमें हमने संरक्षण और जो उसके महत्व संबंधी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उसको देखा। इस चैप्टर को आप एक बार फिर से पढ़ें, इसके नोट्स जरूर बना लें और इस वीडियो को देखने के बाद में इससे जुड़ी हुई चीज़ों को तैयार कर लें। जल्दी हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।